Hello students, this is our fifth video from third unit and topic is new centers of power, Israel, Russia and India. आपको पता है कि हमारा सिलेबस जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है और उसके अंदर ये थर्ड यूनिट जिसका नाम है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, हमने कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा है और अब हम स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ये हमारी थर्ड यूनिट है जिसमें हम न्यू सेंटर्स ऑफ पावर यानी कि अमेरिका के अलावा और कौन से सेंटर्स ऑफ पावर डेवलप हो रहे दुनिया में. तो हमने जब ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा तो यूरोपियन यूनियन थी, आसियान हो गया, सार्क एंड ब्रिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं और नेशंस में हमने अभी तक बस चाइना के बारे में पढ़ा. इन दिस वीडियो हम रशिया, इजराइल और इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर बनते जा रहे हैं. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जैसे कि आपको पता चल गया सिलेबस में. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इजराइल के बारे में. इजराइल प्रेजेंट 21st सेंचुरी के अंदर किस तरीके से सेंटर ऑफ पावर बन करके उभरा है. तो अगर हम उसकी जोग्राफिकल एरिया उसका देखें, जोग्राफिकली लोकेशन देखें वर्ल्ड में कहाँ पर है, तो आप ये देख सकते हो वेस्ट एशिया में यहाँ पर आप देख सकते हो सऊदी अरेबिया के पास इजराइल है. अगर मैं इसे और जूम करूं तो इस वाले हम मैप पे आ जाते हैं जहाँ पे सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट और सीरिया एंड लेबनान के बीच में इजराइल एक छोटी सी कंट्री है, बहुत छोटी कंट्री है इजराइल, ठीक है. बट ये फिर भी न्यू सेंटर ऑफ पावर बनी हुई है. वो कैसे हम ये पता लगाएंगे. तो आपको इजराइल की जोग्राफिकल लोकेशन बिल्कुल सही से पता होनी चाहिए. दूसरा, अब हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि अगर 21st सेंचुरी में किसी भी कंट्री को सेंटर ऑफ पावर बनना है तो उसके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इंटेलिजेंस बहुत मजबूत होनी चाहिए. इकोनॉमी के अलावा, इकोनॉमी तो डेवलप है ही है, उसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इंटेलिजेंस में वो बहुत आगे होना चाहिए. तो अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल अगर देखा जाए तो जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अरब वर्ल्ड है, उसके बीच में इजराइल है. इजराइल में जूइश लोग रहते हैं और उनका जो जूस एक रिलीजन है और ये लोग मुस्लिम से अलग हैं. और बेसिकली मुस्लिम कंट्रीज़ और इजराइल की बहुत ज़्यादा इनके बीच में टेंशन बनी रहती है और इनके बीच में कई दफ़ा वॉर हो चुकी है. तो इजराइल ने उन सभी कंट्रीज़ को टैकल किया अकेले. और अगर हम हथियारों के मामले में देखें, वेपन्स में, ये दुनिया में बहुत मॉडर्नाइज वेपन यूज़ करते हैं और इनकी आर्मी ये अकेले पूरे अरब वर्ल्ड को हरा सकते हैं, ठीक है. इतनी इनके पास इतनी पावर है. तो इजराइल के बारे में हम और बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं पर हमें सर्टेन लेवल ऑफ कंटेंट सीबीएसई ने प्रोवाइड कराया और उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम पर्पस से नहीं आ सकता. तो हमें उसको इतना ही पढ़ना है जितना हमें मिला है अभी. तो सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द बर्निंग पॉलिटिक्स ऑफ द वेस्ट एशियन कंट्रीज़, जैसे कि मैंने बताया ये वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में इजराइल है. ये सारी इनके बीच में इजराइल है और सपोज अगर हम देखें तो ये इनका दुश्मन ही है, ठीक है. ये कोई भी कंट्री, कोई भी मुस्लिम कंट्री इजराइल को पसंद नहीं करती है. उसके बहुत सारे रीजंस है. तो इजराइल हैज़ रीच टू द न्यू हाइएस्ट हाइट्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल स्टैंड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स इंडोमिटेबल डिफेंस प्रोवेस. इंडोमिटेबल का मतलब है अनबीटेबल, जिसे कोई हरा नहीं सकता. डिफेंस प्रोवेस मतलब उसका कौशल, उसका टैलेंट. तो उसका एक ऐसा, उसके पास ऐसा टैलेंट है, उसके पास ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है कि उसे कोई हरा नहीं सकता जल्दी से. बहुत पावरफुल कंट्री है और इंडिया भी यहाँ तक कि इंपोर्ट करता है उनसे हथियार, ठीक है. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में वो बहुत आगे हैं. उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट उनका बहुत अच्छा है. अगर आप उनका लैंड देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी तरक्की की हुई है. तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, जो उनका डिफेंस सिस्टम है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है और इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये उन्हें वर्ल्ड में बहुत पावरफुल कंट्री बनाता है. आगे हम देखते हैं सस्टेनिंग अगेंस्ट एडवर्सिटी. एडवर्सिटी यहाँ पे मतलब है कि विपरीत परिस्थितियों में भी, ठीक है, वो सस्टेन करने की पावर रखता है. और आप देख सकते हो जो कंट्री चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरी हो, खुद इतनी छोटी हो जोग्राफिकली देखें,
तो वो तब भी सस्टेन कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ उनके पास कुछ खास है, उनके पास दुनिया में कुछ खास जरूर है। तो इनका प्रिंसिपल है, इन्होंने अपनी कंट्री को एक ज्यूस कंट्री बना रखा है, ज्यूस जियोनिस्ट नेशन करार कर रखा है। और इजराइल इज प्लेस्ड इन द कॉन्टेम्प्ररी ग्लोबल पॉलिटिक्स इन जनरल एंड द अरब डोमिनेटेड वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स इन पर्टिकुलर। जो अरब डोमिनेटेड वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स है उसमें ये उनके सेंटर में इजराइल है, और सारी कंट्रीज जैसे कि मैंने बताया इजराइल के साथ उनका उनका कॉन्फ्लिक्ट है बहुत पहले से, जब से इजराइल बना है। तो ये तो इजराइल की कहानी है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना था, बस यही पढ़ना था कि उनके पास न्यू सेंटर ऑफ पावर क्यों है, वो कौन कौन सी उनकी पावर्स हैं, और उनका सेंट्रल जो अरब डोमिनेटेड वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स है उसमें उनका क्या रोल है। ना वो हम देख लेते हैं रशिया किस तरीके से सेंटर ऑफ पावर है। तो जैसा कि आपको पता है कि रशिया पहले उससे भी बड़ा हुआ करता था और उसका नाम था यूएसएसआर। तो यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसोल्यूशन हो गया यूएसएसआर का, तो उसमें से जो उसका सबसे बड़ा पार्ट था वो रशिया निकल कर के आया। तो रशिया इमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट सक्सेसर ऑफ द यूएसएसआर। देन रशिया के पास ऐसा क्या है, जीडीपी इज करंटली 11th इन द वर्ल्ड। रशिया की जीडीपी दुनिया में 11th नंबर पे है। रशिया हैज़ रिजर्व्स ऑफ मिनरल, नेचुरल रिसोर्स एंड गैसेस दैट मेक इट पावरफुल कंट्री इन द ग्लोबल वर्ल्ड। रशिया के पास बहुत सारे मिनरल्स हैं और नेचुरल गैस पूरे यूरोप को एक्सपोर्ट करता है रशिया। तो उसको ये जो उनके पास मिनरल्स और गैसेस हैं, इसकी वजह से रशिया एक पावरफुल कंट्री है वर्ल्ड के अंदर। उसके साथ साथ रशिया न्यूक्लियर पावर भी है, न्यूक्लियर स्टेट बोला जाता है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं। और रशिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के अंदर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स, जिनमें से एक रशिया भी है, तो 5 परमानेंट मेंबर्स, इन्हें P5 बोला जाता है। और वो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएसए, रशिया, चाइना, ब्रिटेन एंड फ्रांस। आई होप आपको याद हो गया होगा। इसके बाद जब यूएन वाला चैप्टर होगा तो हम उसमें भी इसे दोबारा से पढ़ेंगे। तो रशिया इसलिए ये पावरफुल है, हमने देखा कि वो एक न्यूक्लियर स्टेट है, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर्स है, तीसरा उसके पास मिनरल और नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं, और चौथा हमने देखा कि उसकी जीडीपी 11th है पूरी दुनिया में। नाउ अब हम बात कर लेते हैं इंडिया की। इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, तो इंडिया के बारे में भी हमारी सरकार ने सिलेबस के अंदर डाला है कि इंडिया कैसे आने वाले टाइम में एक इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग ग्लोबल पावर बन रहा है। द 21st century इंडिया इज बीइंग सीन एज एन इम्पॉर्टेंट emerging global power. So how the world is experiencing the power and rise of India in a multi-dimensional way. इंडिया मल्टी डायमेंशनल में जा रहा है और डेवलप होने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखेंगे द इकोनॉमिक, कल्चरल, स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ द कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ 130 करोड़ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो हमारी इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्ट्रेटजीज़ है, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया के लिए। इंडिया का कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम दुनिया में अपना कल्चर को स्प्रेड कर रहे हैं। और स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है इंडिया की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है 130 करोड़ की जनता के साथ। उसके साथ फ्रॉम एन इकोनॉमिक परस्पेक्टिव टारगेटिंग द गोल ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो हमारी सरकार है वो इस गोल को लेकर के जा रही है आगे कि हम इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे आगे जा कर के, जिससे कि हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन सके। कॉम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट इंडिया की है, बहुत बड़ी और ह्यूज मार्केट है इंडिया की, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसके साथ साथ एन एंशियंट इंक्लूसिव कल्चर with 200 million people of India, Indian diaspora spread across the globe. डायस्पोरा का मतलब, इंडियन डायस्पोरा का मतलब है कि जो इंडियंस हैं और वो इंडियंस स्किल्ड इंडियंस हैं और वो दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं। डायस्पोरा मतलब प्रवासी, ठीक है। तो जो इंडिया की ये बहुत बड़ी पावर है कि बहुत सारे इंडियंस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं और बहुत पावरफुल पोजीशंस पे हैं। तो ये अक्रॉस ग्लोब जो फैले हुए हमारे इंडियंस हैं, वो हमारी एक बड़ी पावर है, और ये लगभग 200 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं। उसके अलावा इम्पार्ट डिस्टिंक्ट मीनिंग एंड साइलेंट टू इंडिया एज
अ न्यू सेंटर ऑफ पावर इन द 21st सेंचुरी। ये सारी चीज़ें इंडिया को एक 21st सेंचुरी का ग्लोबल पावर बनाती हैं। फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक परस्पेक्टिव द मिलिट्री ऑफ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट। अगर हम इंडिया की मिलिट्री की बात करें तो इंडिया की मिलिट्री सेल्फ सफिशिएंट है। किसमें? इंडिजीनस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इंडिया भी न्यूक्लियर पावर स्टेट है, इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर है, हम भी न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं, ठीक है। और जो एक इनिशिएटिव चलाया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, मेक इन इंडिया स्कीम इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस इज अनदर माइलस्टोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ऑल दीज चेंजेस आर मेकिंग इंडिया एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। सो ये बेसिकली इंडिया को किस तरीके से प्रेजेंट गवर्नमेंट काम कर रही है उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने इसको सिलेबस में चेंज किया है। इसको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, मेक इन इंडिया डाला है इसके अंदर, न्यूक्लियर स्टेट है इंडिया, पावरफुल है, ठीक है। और उसके साथ साथ इंडिया का जो डायस्पोरा है वो 200 मिलियन से ज़्यादा है। डायस्पोरा जो इंडिया के प्रवासी यानी कि इंडियन बाहर देशों में जाके काम कर रहे हैं और बड़ी पावरफुल पोजीशंस पे पहुंच चुके हैं। तो ये 3 स्टेट्स थे जिसके बारे में हमने बहुत शॉर्ट में पढ़ा, और इतना ही हमें पढ़ना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है एग्ज़ाम पर्पज से, ठीक है। और इसके अलावा इसी यूनिट के अंदर हमने सार्क पढ़ा है, आसियान पढ़ा है, ब्रिक्स पढ़ा है और यूरोपियन यूनियन पढ़ा है। सो आई थिंक ये पूरी यूनिट ख़त्म होती है यहाँ पर। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछ सकते हो, और प्रेजेंट लिखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।